गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बेटा, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 6 शुरू किया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। उसका सबसे पहला सेक्शन हम देखेंगे इस लेक्चर में, सेक्शन 77, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। ध्यान से मेरी बातें समझनी है। लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द कंपनी where a company creates a charge on any of its assets, property or undertaking, it shall be the duty of the company to register such charge. मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेटा समझाना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना है। सेक्शन 77, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। हेडिंग लिख लो बेटा, सेक्शन 77, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। देखो क्या कह रहा है बेटा सेक्शन 77, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये है बैंक, ये है बैंक, ठीक है। बेटा ये कंपनी ना बैंक के पास गई लोन मांगने के लिए। कंपनी बैंक के पास गई लोन मांगने के लिए। बेटा बैंक कंपनी को क्या कहेगा, अपनी कोई सिक्योरिटी हमारे पास गिरवी रखवाओ। भाई लोन देने से पहले बैंक कंपनी से क्या मांगेगा, सिक्योरिटी। तो कंपनी के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो उसने बैंक के पास रखवा दी एज सिक्योरिटी। तो कंपनी ने बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे अपनी क्या रखवा दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पिछली क्लास याद करो मैंने क्या कहा था, सिक्योरिटी रखवाने को हम क्या कहते हैं, चार्ज क्रिएट करना। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज, company has created charge on its immovable property। कंपनी ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्रिएट कर लिया है बेटा, चार्ज क्रिएट कर लिया है। सिक्योरिटी रखवाने को हम क्या कहते हैं, चार्ज क्रिएट करना, ठीक है। अब बेटा सेक्शन 77 क्या कहता है, सेक्शन 77 कहता है जिस कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है ना, उसकी अब ये ड्यूटी बनती है कि वो इस चार्ज का इंटीमेशन किसको दे, रजिस्ट्रार को। तो बेटा कंपनी की अब ये ड्यूटी बनती है कि वो आरओसी को क्या दे बेटा, इंटीमेशन दे, आरओसी को इंटीमेट करे किस चीज का, ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज के क्रिएट होने की जानकारी किसको दी जाए बेटा, आरओसी को दी जाए। ये किसका फर्ज है, ये कंपनी का फर्ज है। जिस कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है उस कंपनी का ये फर्ज है कि वो आरओसी को इंटीमेशन दे चार्ज को क्रिएट करने की। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा, पक्का। मैं थोड़ा सा आगे का बता दूं बेटा। फिर आरओसी क्या करता है बेटा, आरओसी ना ये चार्ज क्रिएट किया गया है, इसे अपलोड कर देगा, इसे अपलोड कर देगा अपनी वेबसाइट में।
कौन सी वेबसाइट है बेटा? mca.gov.in। तो आरओसी इस चार्ज की क्रिएशन की जानकारी को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। और बेटा याद रखना, पब्लिक का कोई भी मेंबर अगर ये जानना चाहता है ना कि किस कंपनी ने कौन से असेट्स पे चार्ज क्रिएट कर रखा है, वो बेटा एमसीए की वेबसाइट पे जाके उस चार्ज की जानकारी ले सकता है अंडर द हेड इंडेक्स ऑफ चार्जेस। बेटा एमसीए की साइट पे ना एक हेडिंग आपको मिलेगी, इंडेक्स ऑफ चार्जेस। उस इंडेक्स ऑफ चार्जेस के अंदर जिस भी कंपनी ने जिस भी असेट पे चार्ज क्रिएट कर रखा है ना, उस सब की जानकारी बेटा आपको उस हेड में मिलेगी, इंडेक्स ऑफ चार्जेस हेड में। सब मेरे को बताओ, ये बात समझ आइए बेटा। तो सीक्वेंस क्लियर हुआ है। पहला, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, लोन के बदले अपनी सिक्योरिटी रखी, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी एज सिक्योरिटी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। उस चार्ज की जानकारी किसको देनी है? आरओसी को। आरओसी उसे अपनी वेबसाइट पे क्या करेगा? अपलोड अंडर द हेड इंडेक्स ऑफ चार्जेस। और बेटा पब्लिक का कोई भी मेंबर अगर यह जानना चाहता है कि इस कंपनी ने कितने का लोन ले रखा है, कौन सा असेट एज सिक्योरिटी रखवा रखा है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी अंडर द हेडिंग इंडेक्स ऑफ चार्जेस। तो बेटा पब्लिक का ना, मैं यहां पर पब्लिक का भी लिख देता हूं, पब्लिक का कोई भी मेंबर बेटा, पब्लिक का कोई भी मेंबर इस इंडेक्स ऑफ चार्जेस को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अगर वो कंपनी के बारे में जानकारी ऑब्टेन करना चाहता है तो वो इस हेडिंग में जाके ऑब्टेन कर सकता है। जैसे कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कौन सा असेट गिरवी रख रखा है, इस सब की जानकारी आपको इंडेक्स ऑफ चार्जेस हेड में मिलेगी एमसीए की वेबसाइट पे। कॉपी करो बेटा। मेरे ख्याल से पूरा सीक्वेंस क्लियर हुआ है। अब सेक्शन 77 आगे क्या कहता है वो देखते हैं। देखो बेटा मेरे साथ साथ, सेक्शन 77 requires registration of every charge created on any property of the company। बेटा एक बात याद रखना, कंपनी ने अपनी जिस भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है ना, हर उस चार्ज की जानकारी आपको आरओसी को देनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, वो प्रॉपर्टी टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो, सिचुएटेड इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, हर उस प्रॉपर्टी की जानकारी आपको आरओसी को देनी पड़ेगी जिसके ऊपर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है। अब बेटा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है यहां पर, जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आरओसी को इंटीमेशन कितने दिनों में देना है। The charge shall be registered with the registrar within 30 days of its creation। तो चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आरओसी को आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो बेटा इंटीमेशन कितने दिनों में देना है? विदिन 30 डेज। चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे, द चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड इन सच फॉर्म
इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एक बार बताओ बेटा, उसने कहा है चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड इन सच फॉर्म, और इसका फॉर्म नंबर है बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का फॉर्म नंबर है CHG1। CHG स्टैंड्स फॉर चार्जेस, फॉर्म नंबर 1। तो मुझे एक बार बताओ, आपको ये इंटीमेशन 30 दिनों में देना है बेटा, ठीक है। कौन से फॉर्म में देना है? फॉर्म CHG1 में आपको ये इंटीमेशन देना है। फॉर्म CHG1 में आपको ये इंटीमेशन देना है, ठीक है। इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, फीस जो लगती है ना, फीस जो लगती है वो पता है कितनी है? मतलब बेसिक बता रहा हूं, याद नहीं करनी है आपको। वो बेटा शेयर कैपिटल के हिसाब से है, शेयर कैपिटल के हिसाब से। अगर आपकी शेयर कैपिटल लेस देन 1 लाख रुपीस है तो बेटा 200 रुपए की फीस है। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल लेस देन 1 लाख रुपीस है तो 200 रुपए की फीस है। अगर 1 लाख है या उससे ऊपर है बट लेस देन 5 लाख है तो 300 रुपए की फीस है बेटा। अगर 5 लाख या उससे ज्यादा है बट लेस देन 25 लाख है तो 400 रुपए की फीस है, ठीक है। अगर 25 लाख या उससे ज्यादा है बट लेस देन 1 करोड़ है तो 500 रुपए की फीस है। और अगर आपकी कैपिटल, शेयर कैपिटल 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 600 रुपए की फीस है। याद नहीं करनी है आपको। और बेटा ये प्रिस्क्राइब्ड है, उसने कहा था ना एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है रूल 3 में। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं। तो बताओ आरओसी को इंटीमेशन कितने दिनों में देना है? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, फॉर्म नंबर CHG1। और फीस कितनी जाएगी? अगर कैपिटल लेस देन 1 लाख है 200 रुपए की फीस, 1 लाख है या उससे ज्यादा अप टू लेस देन 5 लाख तो 300 रुपए की फीस, 5 लाख या उससे ज्यादा है बट लेस देन 25 लाख तो 400 रुपए की फीस, ठीक है। 25 लाख है या उससे ज्यादा बट लेस देन 1 करोड़ 500 रुपए की फीस, ठीक है। और मोर देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ या मोर देन 1 करोड़ तो 600 रुपए की फीस है, ठीक है। यह फीस आपको फॉर्म CHG1 के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है। फिर उसने कहा है, तो मैं यहां पर लिख दूं, साथ में बेटा फॉर्म CHG के साथ में फीस भी जाएगी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है। और कितनी प्रिस्क्राइब्ड है वो मैंने आपको बता दिया, लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बेटा ये आपसे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। और रही बात फीस की, तो बेटा ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। करंटली आपकी ये फीस है, ठीक है। फिर वो कह रहा है द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज शैल बी साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर। और उसने कहा है बेटा ये जो फॉर्म है ना CHG1, इस पे बेटा सिग्नेचर होगा किसका? कंपनी का यानी ए लिमिटेड का प्लस चार्ज होल्डर का। और चार्ज होल्डर कौन है? बैंक है चार्ज होल्डर। प्लस बैंक का सिग्नेचर होगा। इस फॉर्म पे कंपनी का साइन होगा और बैंक का सिग्नेचर होगा बेटा, ठीक है। और क्या कह रहा है? ये सब बातें बेटा रूल 3 में लिखी हुई हैं, ये सब बातें।
द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज इफ एनी शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। बेटा इस फॉर्म CHG1 के साथ, फॉर्म CHG1 के साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी फाइल होगा और वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। सर ये क्या हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज? बेटा अभी बताता हूं। इस फॉर्म CHG1 के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज भी ROC के पास फाइल होगा। ठीक है बेटा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज पता क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ये पता चले कि आपने अपने प्रॉपर्टी पे, अपने असेट्स पे चार्ज क्रिएट किया है। जैसे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा, तो आपके और बैंक के बीच में बनी होगी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की मॉर्गेज डीड। बेटा प्रूफ भी तो बताना पड़ेगा ना, क्रिएशन ऑफ चार्ज का एक प्रूफ अटैच करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है तो उसकी प्लेज डीड बनेगी। तो ये है इंस्ट्रूमेंट शोइंग क्रिएशन ऑफ चार्ज। कैसे पता चलेगा ROC को कि आपके फलाना असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है? आपको अटैच करनी पड़ेगी फॉर्म CHG1 के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज डीड अटैच कर दो, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेज डीड अटैच कर दो। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? तो एक बार सम अप कर दोगे बेटा? सुनो, काम की बातें कर रहा हूं बेटा। अभी पहले मुझे एक बात बताओ, आपको फॉर्म CHG1 सबमिट करना है, उसके साथ अटैच करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। फॉर्म पे सिग्नेचर किस किस का होगा? कंपनी का और चार्ज होल्डर का, और साथ में जमा करनी है प्रिस्क्राइब्ड फीस। और ये हो जाना चाहिए बेटा विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये सारे काम हो जाने चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये हो जाना चाहिए चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज के अंदर अंदर। लो बेटा, मेरे ख्याल से बेटा यहां तक की बात सबको क्लियर हुई है। ठीक है, तो आपको फॉर्म CHG1 के साथ अटैच करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, सिग्नेचर होगा कंपनी का और चार्ज होल्डर का, सबमिट करना प्रिस्क्राइब्ड फीस, जमा करवा देना विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। आपका चार्ज क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। चार्ज विल बी रजिस्टर्ड बाय ROC। और फिर बेटा आगे का जो स्टेप है ना, ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है, एक प्रूफ दे देता है आपको कि आपका चार्ज रजिस्टर हो गया है। ये आगे की बात है। अभी ROC विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और यह सर्टिफिकेट आपको इशू होगा फॉर्म CHG2 में। यह सर्टिफिकेट आपको इशू होगा फॉर्म CHG2 में। लो, मेरे ख्याल से बेटा पूरा सीक्वेंस क्लियर हुआ है। कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं।
बेटा स्टेप्स क्लियर हुए हैं सबको? तो बेटा एक बात याद रखना, जो अभी तक हमने क्रक्स पढ़ा है, चार्ज को रजिस्टर करवाने की ड्यूटी चार्ज होल्डर की नहीं है, कंपनी की है। जिसने चार्ज क्रिएट किया है उसकी जिम्मेदारी है चार्ज को रजिस्टर करवाने की, ना कि चार्ज होल्डर की। वो भी पढ़ेंगे सेक्शन 78 में, लेकिन फिलहाल सेक्शन 77 के हिसाब से इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज। किसकी ड्यूटी है बेटा? कंपनी की ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर करवाना। जिसने चार्ज क्रिएट किया है उसकी ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर करवाना। चलो अब बेटा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से मेरी बातें सब समझना। कॉन्डोनेशन फॉर डिले फॉर नॉन फाइलिंग विद इन 30 डेज। बेटा अब एक सवाल आता है कि हमने अभी पढ़ा ऊपर वाले पॉइंट में कि कंपनी को चार्ज रजिस्टर करवाना है विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या 30 डेज के अंदर अंदर अगर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या 30 डेज के बाद कंपनी चार्ज को रजिस्टर करवा सकती है? क्या बिल्कुल करवा सकती है बेटा। वर्ड है कॉन्डोनेशन फॉर डिले। बेटा डिले मतलब देरी करना है ना, और कॉन्डोनेशन मतलब माफी मांगना, फॉरगिवनेस, अपोलोजाइज करना। तो अगर मैं इसे मतलब इसका पूरा समझूं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाती है ना, तो वो देरी करने की जो गलती कंपनी से हुई है ना, उसकी माफी मांग सकती है आरओसी से, और टाइम मांग सकती है कि हमें प्लीज, हमसे गलती हो गई, हम 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाए, कृपया करके हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए चार्ज को रजिस्टर करवाने का। और आरओसी आपको टाइम देता भी है। पॉइंट क्लियर हुआ? देखो, where a charge is not registered within 30 days of its creation, the position will be as follows। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। दो केसेस हैं इसमें। The charge was created on or after the commencement of Companies Amendment Second Ordinance 2019, that is on or after 2nd November 2018। अब सुनो, हेडिंग मेरे साथ लिखो, कॉन्डोनेशन फॉर डिले। कॉन्डोनेशन फॉर डिले बेटा मतलब क्लियर हुआ है? कंपनी बेसिकली अपनी गलती की माफी मांग रही है बेटा आरओसी से। कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाई, कंपनी आरओसी से थोड़ा सा और टाइम मांग रही है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो चार्ज को रजिस्टर करवाने का। इसमें बेटा हम दो केसेस क्रिएट करेंगे। पहला है charge was created on or after 2nd November 18। चार्ज कब क्रिएट हुआ है? 2nd November 18 को या उसके बाद, मतलब on or after the commencement of Companies Amendment Second Ordinance 2019। आप बेटा चाहो तो डेट याद रख लो, बस 2nd November 18 याद रख लो। चार्ज क्रिएट हुआ है 2nd November 18 को या उसके बाद, ठीक है। और दूसरा केस है चार्ज
was created before 2nd November 18। चार्ज क्रिएट हुआ है 2nd नवंबर 18 से पहले, मतलब कंपनीज अमेंडमेंट 2nd ऑर्डिनेंस 2019 के कमेंस होने से पहले चार्ज क्रिएट हुआ था। अब रूल्स दोनों में डिफरेंट हैं बेटा, तो समझने हैं। पहले हम आफ्टर वाला केस पढ़ेंगे। देखो सबने देखना है ध्यान से। उसने कहा है द कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो बेटा सबसे पहले अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो आप आरओसी के पास एक एप्लीकेशन फाइल करो और आरओसी से कहो कि हमसे गलती हो गई, हम 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाए, ये रीज़न था। अगर रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन से क्या है सेटिस्फाइड है तो वो आपको लेट फाइलिंग का एक मौका देगा। पॉइंट क्लियर। फिर द रजिस्ट्रार में अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आफ्टर 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज बट विद इन 60 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। मैं आपको समझाता हूं बेटा, ध्यान से समझना। पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, चार्ज क्रिएट करने के लिए इनिशियली बताना आपको कितने डेज दिए गए थे? 30 डेज दिए गए थे, है ना। साथ में पे करनी थी फीस जो नॉर्मल लगती है बेटा, उसे मैं नॉर्मल फीस नाम दे देता हूं। तो अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर करवा देते हो तो आपको नॉर्मल फीस पे करनी है। ध्यान से सुनना बेटा। अब अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर नहीं करवाया, 30 डेज के अंदर अंदर आपको नहीं करवाया तो आपको 30 डेज और दिए गए हैं, तो आपको एक्सटेंशन दिया गया है और 30 डेज का, मतलब टोटल दिए गए हैं बेटा 60 डेज। बेटा एक बात याद रखना, 60 दिन और नहीं दिए गए हैं, क्रिएशन ऑफ चार्ज से 60 डेज हैं। तो बेटा चार्ज जिस दिन क्रिएट हुआ था वहां से 30 के अंदर फाइल करना है, अगर नहीं करा तो क्रिएशन से ही 60 डेज हैं बेटा, मतलब एडिशनल 30 डेज ही हुए। तो ओरिजिनल आपको 30 डेज दिए गए थे, एडिशनल आपको 30 डेज और दिए गए, ये ओरिजिनल थे। ठीक है, प्लस एक बात याद रखना बेटा, आपने लेट फाइलिंग कर रहे हो, आप लेट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो कुछ लेट फीस भी लगेगी। तो यहां पर उन्होंने कहा आपको नॉर्मल फीस तो देनी ही पड़ेगी, वो तो लगेगी बेटा जो नॉर्मली लगती है, प्लस कुछ लेट फीस भी देनी पड़ेगी जिसे हम नाम देते हैं एडिशनल फीस। समझ आया बेटा। तो 30 डेज के अंदर अंदर कर देते हो तो नॉर्मल फीस लगेगी, अगर 30 डेज के अंदर अंदर नहीं करा तो एडिशनल 30 डेज दिए गए हैं, उस केस में उन एडिशनल 30 डेज की एडिशनल फीस भी लगेगी जिसे आप नाम लेट फीस भी दे सकते हो। समझ आया। फिर इफ अ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 60 डेज, अब 60 डेज के अंदर अंदर भी अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो बेटा आपको फर्दर पीरियड दिया गया है 60 डेज का। तो सुनो, अब थर्ड क्या है, आपने ओरिजिनल 30 डेज में नहीं करा, ओरिजिनल 30 डेज में नहीं करा, फिर आपको एडिशनल 30 डेज कर दिए गए, उसमें भी नहीं करा। अब उन्होंने कहा हम आपको 60 डेज और देते हैं, 60 डेज और देते हैं। मतलब बेटा ये तो हो गए ओरिजिनल जो 30 डेज मिलते हैं, एडिशनल आपको 60 डेज और दिए गए थे, 30 डेज सॉरी, एडिशनल 30 डेज और दिए गए थे, प्लस फर्दर आपको 60 डेज और दिए गए हैं।
लेकिन उस केस में याद रखना, कुछ एडिशनल फीस भी जाएगी, एड वैलोरम फीस भी जाएगी, लेकिन उस केस में आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो एड वैलोरम फीस देनी पड़ेगी। पता है बेटा एड वैलोरम क्या होती है? एड वैलोरम फीस होती है फीस एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू। एड वैलोरम मतलब वैल्यू के ऊपर जो फीस कैलकुलेट होती है, वैल्यू के ऊपर। कौन सी वैल्यू के ऊपर बेटा? लोन की वैल्यू के ऊपर। जितने रुपए का लोन लिया गया था उसके ऊपर जो फीस कैलकुलेट होगी उसे हम नाम देते हैं एड वैलोरम फीस। तो उस केस में फीस एड वैलोरम लगेगी बेटा। तो बात समझ आइए, याद करो। ओरिजिनल कितने डेज दिए गए थे? 30 डेज, लगेगी नॉर्मल फीस। अगर 30 डेज के अंदर अंदर कर दिया वेल एंड गुड, नहीं करा तो एडिशनल 30 डेज दिए गए, लेकिन इन एडिशनल 30 डेज की कुछ एडिशनल फीस भी चार्ज करी जाएगी। अच्छा, अगर आप 60 डेज में नहीं कर पाए 30 प्लस 30 तो आपको 60 डेज और दिए गए, मतलब टोटल ऑफ 120 डेज। लेकिन उसके इसमें जो फीस लगेगी वो एड वैलोरम बेसिस पे लगेगी, मतलब जितने का लोन है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज फीस होगी आपकी। पॉइंट बताओ क्लियर? तो ओरिजिनल 30 प्लस एडिशनल 30 प्लस फर्दर 60 डेज, याद करना। यह है बेटा अगर चार्ज क्रिएट हुआ है ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018। अच्छा, अगर हम इससे पहले की बात करें, चार्ज वॉज क्रिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019, दैट इज बिफोर 2 नवंबर 18। इस केस में क्या है, पढ़ना जरा। द कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो सबसे पहले तो बेटा जो गलती आपने करी है उसकी माफी मांगो रजिस्ट्रार से, सॉरी बोलो कि सॉरी हम 30 डेज के अंदर अंदर आप अपना चार्ज रजिस्टर नहीं करवा पाए, हमें कुछ एडिशनल टाइम दिया जाए। फिर उस केस में द रजिस्ट्रार में अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आफ्टर 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन बट विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब एडिशनल पीरियड बेटा बताना कितना दिया गया है? 300 दिनों का नहीं बेटा, 270 दिनों का। भाई 30 तो ओरिजिनल थे प्लस 270 दिन और दिए गए हैं, यानी इस केस में आपको जो चार्ज रजिस्टर करवाना है वो 30 डेज के अंदर अंदर करवाना है, प्लस क्या लगेगी? नॉर्मल फीस। ठीक है। अच्छा, अगर 30 डेज में करवा दिया बेटा वेल एंड गुड, अगर 30 डेज में नहीं करवाया तो एडिशनल पीरियड 270 डेज का लगेगा, प्लस फीस। मैं फीस लिख रहा हूं खाली, पता ही है आपको, नॉर्मल फीस जाएगी प्लस एडिशनल जाएगी। तो 30 डेज तो ओरिजिनल दिए जाते हैं, प्लस इस केस में एडिशनल कितने दिए गए हैं बेटा? 270 डेज, प्लस कुछ लेट फीस भी जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे, इफ अ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज देन द अबव चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड विद इन 6 months फ्रॉम 2 नवंबर 18 ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल फीस। तो बेटा अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर उन्होंने पता है क्या कहा, अगर कंपनी 300 दिनों के अंदर अंदर 30 ओरिजिनल प्लस 270 एडिशनल, अगर 300 दिनों के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाई तो उस केस में आपको मिलेंगे कितने हैं बेटा? देन द अबव चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड विद इन 6 months फ्रॉम 2 नवंबर 18। तो बेटा चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम
2 नवंबर 18 प्लस आपको पे करनी पड़ेगी कुछ लेट फीस, एडिशनल फीस। तो बेटा अगर मैं काउंट करूं 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर 18, तो ये आते हैं आपके, काउंट करना, 2 नवंबर से 2 दिसंबर, 2 जैन, 2 फेब, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 जून। तो 2 जून 19 तक आपका चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए। यहां तक आपका चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए। यह है अगर चार्ज क्रिएट हुआ है बिफोर 2 नवंबर 18। समझ आया बेटा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का केस? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो। क्लियर हुआ बेटा? आगे चलें। चलो बेटा जो ये वाला पॉइंट है ना, ये मैं अभी आपको रुक के करवाऊंगा। ये मैं अभी बाद में बताता हूं। फिलहाल मैं आपको पहले ये बता दूं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसने कहा है ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज the registrar shall issue a certificate of registration in such form and manner as may be prescribed. The certificate shall be issued to the company and the charge holder. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार आपने चार्ज को रजिस्टर करवा लिया तो कंपनी आरओसी आपको क्या इश्यू कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्राइब्ड है बेटा रूल 6 में, ठीक है। और इसका फॉर्म मैंने आपको बताया था, कौन सा फॉर्म है? CHG-2 फॉर्म है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का। और ये सर्टिफिकेट किस किस को इश्यू होगा? कंपनी को भी इश्यू होगा और जो चार्ज होल्डर है यानी बैंक, उसको भी इश्यू होगा। बेटा यहां तक का केस समझ आया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूं आपको। पक्का बेटा बताओ जितना हमने डिस्कशन करा इस लेक्चर में सेक्शन 77 के बारे में क्लियर हुआ सबको? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।